हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग कर रहे हैं भाई। इसमें हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं हमारे स्कूल के एग्जाम में और हमारे स्कूल के टेस्ट में। और भाई ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे जो है नीट की या जेई की या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिक है, फंडामेंटल है, ये करना बहुत जरूरी है आपके लिए भी। तो भाई इस सीरीज में सब लोगों को हमारे साथ क्वेश्चंस करने होते हैं, सब लोग कॉपी पेन निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो भाई आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो भाई इसकी ये जो है वीडियो नंबर 11 आ चुकी है अब, और आज हम करने जा रहे हैं रोटेशन का पार्ट बी। पिछली बार हमने रोटेशन का पार्ट ए किया था जिसमें कि हम सारे फंडामेंटल जो है क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी कर चुके हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं इसके आगे के क्वेश्चन जो हमने फंडामेंटल पढ़े थे, उनको हम लोग अब अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या आया है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर weighs 100 kg, it roll in the horizontal floor, its center of mass has speed this, तो how much work is done to stop it। एक जो है हुप है, हुप मतलब एक रिंग होती है, रिंग टाइप का है जो कि आपका मूव कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका जो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है हमें 2 मीटर और इसका मास जो है 100 किलो दिया हुआ है। काफी भारी है, यानी 100 केजी मतलब काफी भारी हुप है, ठीक है। तो ये रोल कर रहा है यहाँ पे, और इसका जो स्पीड है, सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड दे रखा है वो दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दे रखा है हमें यहाँ पे। तो हाउ मच वर्क इज डन टू स्टॉप इट, तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई अगर हमें इसे स्टॉप करना है फाइनली, तो क्या होगा, रुक जाएगा फाइनली। तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, तो कुछ क्या लग रहा है आपको, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें वर्क निकालने के लिए। ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, आपको हिंट दे दूं। यहां पे जो हम वर्क निकालेंगे उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा वर्क डन इक्वल टू, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है। यानी कि वर्क डन की अगर मैं बात करूं, फाइनल तो हमारी 0 हो जाने वाली है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। हालांकि माइनस में आएगा वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी उतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अब भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर सिंपल मोशन हो रहा होता तो हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना बोलते हैं, हाफ mv²। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² तो होगी, प्लस रोटेशन जो इसका रोलिंग हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, उसके कारण भी काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी वो, कितना होता है काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा था कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगी, तो दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर m तो हमें मालूम है 100 है, v भी दिया हुआ है, i नहीं मालूम हमें और ओमेगा नहीं मालूम हमें i भी नहीं मालूम है और ओमेगा भी नहीं मालूम है। तो i कैसे निकालेंगे, ये रिंग है तो रिंग का i कितना होता है mr², तो यहां से i निकल जाएगा, i हो जाएगा 100 इंटू r का स्क्वायर, r मतलब 4, सॉरी r का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 400 आ गया इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। ओमेगा कितना होगा, v हमें मालूम है, तो v ओमेगा और r में कोई रिलेशन होता है, पढ़ा है हमने कोई रिलेशन कहीं पे, कई बार पढ़ लिया, कई क्वेश्चन कर लिए। v इक्वल टू ओमेगा r ये होता है, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा कितना हो जाएगा, v बाय r। v कितना है 20 मतलब 0.2 सेंटीमीटर में, क्योंकि तो 0.2 कर दिया मैंने। r कितना है हमारा 2 मीटर, 2 से डिवाइड कर दिया तो ओमेगा आ गया 0.1, और यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट में रेडियन पर सेकेंड। तो भाई ओमेगा भी हमें मालूम चल गया, तो हमें अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो हाफ इंटू m हमारा है 100, v हमारा है 0.2 का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई हमारा जो है वो आया 400 और ओमेगा का स्क्वायर आएगा 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 0.01, या 0.1 का स्क्वायर लिख लो अभी तो, ठीक है। एक साथ लिखोगे सब कुछ तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्या लिख दिया बच्चे ने, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं हम भी, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज होगे, टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा क्या लिखा है बच्चे ने। तो हमारा क्या आ रहा था, हमारा ये आ रहा था कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वो इतनी आ रही थी वर्क डन के बराबर, ठीक है। W है, कैपिटल W। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, W इक्वल टू कितना आएगा, हाफ ऑफ 100 इंटू 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04।
तो 100 इंटू 0.04 हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है प्लस हाफ इंटू 400 इंटू 0.1 का स्क्वायर लिखा था वहां पे, तो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये इससे इसको काट लो तो 0.02 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, इसको यहाँ पे काटेंगे तो 200 हो गया, 2 जीरो हटाओगे तो पॉइंट हट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 आ गया। तो कितना हो गया टोटल वर्क डन हमारा, वर्क डन हो गया 4। और यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट में वर्क डन हमारा जूल में होता है तो वर्क डन हमारा 4 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्क डन है 2 जूल तो इसका है, जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी थी वो भी यानी 2 जूल थी यहाँ पे, और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी इस केस में 2 जूल थी, दोनों 2 जूल थी यहाँ पे, 2 जूल थी। तो हमें दोनों को जीरो करना पड़ेगा, तो वर्क डन हमें 4 जूल करना पड़ेगा। आई होप पे क्लियर हो रहा है। V इक्वल टू ओमेगा हम कई बार यूज कर चुके हैं और इनर्शिया कई बार यूज कर चुके हैं, पीछे की वीडियो देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखी है भाई, जो लोग बिल्कुल यहाँ पे जंप करके आ गए किसी जगह हमें रोटेशन समझ में आ जाएगा, तो भाई वो देख लेना एक बार, तो फिर बोलोगे रोटेशन समझ में नहीं आया, जबकि ये रोटेशन है ही नहीं, ये तो बाकी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि इन्होंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आई का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया, तो ओमेगा का वैल्यू जब पुट करोगे v बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट के ये आ जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो ये mv स्क्वायर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपका यहाँ से भी 4 जूल आ सकता है। तो ये भी एक तरीका है इसको ईजी करने के लिए, ऐसा भी हम कई बार यूज करते हैं, आप बाकी क्वेश्चन में भी देखोगे कि हम लोग ऐसा भी कई बार यूज करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जनाब, आगे चलें। ओके जनाब, तो अब ये क्वेश्चन क्या आया है, ये क्वेश्चन बोलता है अ सिलेंडर रोल्स अप अ इंक्लाइंड प्लेन एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री एट अ बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर हैज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो है इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अ सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, तो ये ऊपर जाता है 30 डिग्री पे, एट अ बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हाउ फार विद द सिलेंडर गो अप, ये कितना ऊपर जाएगा और कितना टाइम लेगा नीचे वापस आने में, कितना टाइम लेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कितना ऊपर जाएगा पहले हमें ये निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पार्ट ए में कर चुके थे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब ये सिलेंडर ऊपर जाएगा, ये रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है, फाइनली ये रुक जाएगा। तो जब ये कोई चीज रोल करती है, रोल करते हुए जाती है, तो उसकी एनर्जी कंजर्व होगी, क्या हम बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्व होगी, या फ्रिक्शन कुछ वर्क करेगा यहाँ पे। हमने पहले किया है सब कुछ, जो पिछली वीडियो थी हमने यहाँ पे किया था। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 0, तो फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं होता यहाँ पे, आपको पता है रोलिंग के केस में वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन इज 0। क्यों होता है, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है। अब जो है यहाँ पे केवल ग्रेविटी काम कर रही है और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह काम करेगी इस पे। तो हमारा जो ग्रेविटी है उसका हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमारा एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन एनर्जी लॉस करता है, वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी अगर कंजर्व रहेगी तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ पे काइनेटिक है, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये एनर्जी है बॉटम पे। और जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी काइनेटिक, लेकिन पोटेंशियल आ जाएगी। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल हो जाएगी mgh, तो ये हमारा mgh हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। तो ये सिलेंडर है, लिखा नहीं हुआ हॉलो है या सॉलिड है, तो हॉलो मान लेते हैं। हॉलो अगर होगा तो इसका आई जो है mr स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा हमारा जो होता है v इक्वल टू ओमेगा आर से, v इक्वल टू ओमेगा आर से ओमेगा हमारा v बाय आर होता है। ये तो भाई रट्टा मान लो, क्योंकि ये बार बार में जरूरत पड़ती है, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। तो जब भी रोलिंग मोशन होता है हमारा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर यहाँ पुट कर सकते हो, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर दोबारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया, ये हाफ mv स्क्वायर ये हो गया और हाफ mv स्क्वायर ये हो गया, तो ये कितना आ गया, mv स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा आप लोग बोलोगे सर हमेशा क्या ये दोनों बराबर आते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अगर इनर्शिया हमारा यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 2 होता, मान लो अगर सॉलिड सिलेंडर होता तो mr स्क्वायर बाय 2 होता, तो यहाँ पे फिर 2 आया था अपॉन में, तो 1/4 आया था, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं हुआ सिलेंडर कैसा है, तो मैंने जो है हॉलो मान लिया है, हो सकता है क्वेश्चन में सॉलिड भी हो, ठीक है। एक बार चेक कर लें आंसर में, कहीं फिर हम पूरा कर लें फिर गलत हो जाए। इन्होंने क्या माना है, एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने माना है हाफ mr स्क्वायर लिया, यानी सॉलिड माना है, हम भी फिर सॉलिड मान लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हाफ आया यहाँ पे, तो हाफ एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये हाफ mv स्क्वायर और ये 1/4 mv स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 2 + 1 3/4 mv स्क्वायर।
तो 3/4 mv², यहाँ पे लिखना चाहिए ना सिलेंडर कैसा है। तो 3/4 mv² इक्वल टू हमारा आ गया mgh, m से m उड़ गया, तो h हमारा आ गया, h कितना आ गया, h इक्वल टू आ गया 3/4v² अपॉन में g। 3/4v² अपॉन में g आ रहा है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 3/4v² मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, g का वैल्यू 9.8 या 10 पुट कर लेते हैं। 10 पुट करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 75 अपॉन में 4, कटेगा नहीं ना ये, तो सॉल्व कर लेते हैं। 75 अपॉन में 40 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो 7.4 अपॉन में 5 अपॉन में 4 कर सकते हो। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, फिर ये आ जाएगा आपका 35, 4 नी में 36, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 आएगा, और फिर आपका बचेगा 30, 4 सत्ते 28। तो लगभग ये जो है 1.88 के आसपास आ रहा है हमारा। 1.88 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी 1.9 मीटर के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा 1.9 है, इनका ही 1.9 आ रहा है। जी का वैल्यू 9.8 पुट करना पड़ेगा, तो आपका जो है ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला पार्ट भी था उसका। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल द सिलेंडर टेक टू रिटर्न द बॉटम। तो सिलेंडर बॉटम तक आने में कितना टाइम लेगा, ये हमने पहले भी किया था। बॉटम तक आने में कितना टाइम लेगा? देखो, सिलेंडर यहां से यहां ने पूछा कितना टाइम लेगा बॉटम तक आने में। ठीक है, उसने ये नहीं लिखा कि पूरा टाइम कितना है या आधा टाइम, यहां से यहां तक का पूरा पूछ रहा है। मान लो उसने ऊपर से नीचे तक का पूछा कितना टाइम लेगा बॉटम तक आने में। ठीक है, तो जब कोई चीज रोल करती है, रोल करते हुए नीचे आएगी, तो हमें ये हाइट पता है, ये एंगल पता है, तो ये डिस्टेंस भी पता है। तो हमें पता है बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हमें एस पता है, हमें यू भी पता है, यू हमारा 0 है, बॉडी रेस्ट में है। तो एस पता है, यू पता है, टी निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं मैं। ठीक है, तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे जो है U तो 0 है क्योंकि रुका हुआ है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। A नहीं मालूम हमें, A का प्रॉब्लम है ना, T निकालना है हमें। तो टी स्क्वायर इतना आ गया S, तो S हमारा आ गया। अच्छा, S कितना हो जाएगा? S हमारा हो जाएगा, ये H है, सॉरी ये H है, और ये S है, और ये एंगल थीटा है, 30 डिग्री है ना। तो थीटा हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर पता है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमारा जो S होगा, S विल बी इक्वल टू H अपॉन में साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 हाफ होता है, हाफ ऊपर चला जाएगा, 2h हो जाएगा। यानी S तो हमारा 2h है, ये हमारा हाफ है ए टी स्क्वायर। तो t कितना हो जाएगा? t आ जाएगा 2h अपॉन में a, इसका रूट हो जाएगा। तो 2h अपॉन में a है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम आया। ठीक है, टाइम हमारा क्या आया? 2h अपॉन में a। ओके, अब a नहीं पता हमें, तो a कैसे निकालेंगे? a का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था। a का फॉर्मूला क्या होता है? a का फॉर्मूला होता है जब रोलिंग करता है, क्या फॉर्मूला लिखा था? ध्यान है फॉर्मूला? सारे क्वेश्चन भाई खुद करने हैं ये। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन पहले रोक के, वीडियो को रोक के खुद करना है, फिर यहां पे देखना है। तो a का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बताओ? a का वैल्यू आएगा g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन में क्या था? एम आर स्क्वायर था। ध्यान है? ध्यान है नहीं है? पता नहीं भाई, तुम लोग जानो। साइन 30, आवाज तो नहीं आई मुझे। 1 प्लस आई कितना है? आई हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर था ना, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 था। तो ये एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, नीचे एम आर स्क्वायर तो है ही। तो ये भाई आपका हाफ हो गया, हाफ प्लस 1 करेंगे 3/2 आ गया अपॉन में। ऊपर कितना आ गया? g साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 आ गया। तो 2 से 2 काट लो, तो g/3 आ गया। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो g/3 आ गया। तो टाइम अब निकल जाएगा। टाइम हमारा आ जाएगा 2 इंटू एच। एस था हमारा 1.9 समथिंग आया था आंसर, और g था हमारा, सॉरी a था हमारा g/3। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आई थी? इनका जो आया था 1.91 आया था, तो 1.91 कर लेते हैं यहाँ पे। g/3, 2 इंटू 1.91, g का वैल्यू 9.8 इंटू 3। ये सॉल्व करना भाई, कर लोगे सॉल्व? 3 2 6, 9.8 अपॉन में ये सॉल्व करते हैं। चलो, मुझे पता तुम लोग सॉल्व तो करोगे नहीं, मुझे करना पड़ेगा। 6 9 6 54, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं भाई। जिनको क्वेश्चन जो शुरू से देख रहे हैं ना वीडियो, उनको तो खुद सॉल्व करना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन खुद करके दिखाई है आपको। यहाँ पे जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे करना होता है। तो मैं भी कैलकुलेटर खोलूंगा या मोबाइल फोन खोलूंगा, करके रख दूंगा यहाँ पे कैलकुलेशन, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोग शुरू से कर रहे हैं भाई, उनको कैलकुलेशन बिल्कुल ढंग से होनी चाहिए। जो लोग अभी नई नई वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी ट्राई करो कि कर पाओ, ट्राई करो, है ना। 9 6 54, 6 और 5 11,
11.46, तो 11.46 आ रहा है ऊपर, 11.46 अपॉन में 9.8 का रूट है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9.8 से डिवाइड करोगे तो ये 980 कर सकते हो नीचे, ऊपर 1146। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 980 और 1146 ऐसे कुछ आ रहा है, ये 1146 है और ये 980 है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स करूंगा तो कितना आएगा 980, 6 में से 0 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 9 गया 1, ये 1600 आ गया। फिर दोबारा 0.1 कर सकते हैं, 980 आएगा। फिर दोबारा 0 में से 0 गया, 16 में से 8 गया 8, 15 में से 9 गए तो 5 और 1 6 बचेगा, 680। फिर 0 लगाएंगे। अब की बार 9 छके 54, 9 7 63, लगभग 7, तो 1.17 के अराउंड आ रहा है रूट में, 1.17 सेकेंड, ठीक है, रूट में आ रहा है। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1.1 का स्क्वायर करूंगा तो 1.21 आता है ना, 1.1 का स्क्वायर, तो लगभग 1.1 ही आ रहा है। तो 1.1 लिख लो या थोड़ा सा यार 1.08 लिख दो, है ना, ताकि टीचर को डाउट ना हो कि आप लोगों ने तुक्का लगा है। तो वैसे भी कर सकते हो, 1.08 सेकंड भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा 1.1 से कम आ रहा है, 1.1 मतलब 1.10 से कम आ रहा है, तो वैल्यू मैंने 1.08 लिख दी। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर कितना आ रहा है, 1.53। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी हमने, एक बार चेक कर लें जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। हो चेक करते हैं। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर लगाया तो h हमारा जो है 2h, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, ये 4h आना चाहिए था। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4 आएगा ना, 4h। ओहो, तो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, ये हमारा 4h आएगा अब। ओहो ओहो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 202.34। ओके ओके, चलिए चेक करते हैं। तो 2.34 आया इस बार। 2.34 कितने का होता है, अगर हम देखें तो 14 का 196, 15 का 225, तो 15 का 225 और 16 का 256 होता है, तो 15 से थोड़ा ज्यादा है ये, तो 1.5 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि 15 का स्क्वायर करेंगे 1.5 का तो 2.25 आएगा, तो 1.52 लिख लो, 1.51 लिख लो, ऐसे को लिख लो, है ना, ठीक है, तो इतना चल जाता है। तो हमारा आंसर जो है 1.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो भाई निकाल के देख लेना, जो नहीं आता है उनको मैंने बता दिया कैसे करना होता है, ठीक है। 1.51 सेकंड, इनका आंसर आता है 1.53, तो लगभग सेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है हमने केवल ऊपर से नीचे तक का निकाला है, ऊपर से नीचे आने का, इसने नीचे से ऊपर का ही पूछा होता था, तो दोनों टाइम हम लोग निकालते, फिर हम ऊपर जाने का टाइम भी निकालते पहले और फिर नीचे आने का भी निकालते, ठीक है जी, ठीक है जनाब, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेन का कलर भी चेंज करते हैं, ठीक है। A cylinder of mass 10 kilogram radius this is rolling perfectly on a plane of inclination this, coefficient of static friction is this, how much is the force of friction acting on the cylinder। सिलेंडर पे कितना फ्रिक्शन काम करेगा। सिलेंडर ऑफ मास दिया हुआ है आपको, सिलेंडर का मास दिया हुआ है भाई 10 kg और रेडियस दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर, मतलब कि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.15 मीटर, ऐसा यूनिट में चाहिए होता है हमें। और ये जो है एक प्लेन पे रोलिंग करता हुआ आ रहा है, प्लेन पे क्या करता आ रहा है, रोलिंग करता हुआ, मजे से रोलिंग करता हुआ आ रहा है। प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है हमें, म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.25 दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कितना इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा ये हमें बताना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कई सारे तरीके हो सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के। मैं सोच रहा हूँ कौन सा तरीका आपको बताऊँ, है ना, कौन सा तरीका लगाऊँ। देखो एक तरीका ये हो सकता है, हमें ए पता है, यहाँ पे ए हमारा जो होता है वो होता है जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो फिर हमारा फोर्स वगैरह भी आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है, तो ऐसे ही करें। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द रोलिंग, वर्क डन बताना है, फिर हमें उसके बाद इंक्लिनेशन थीटा बताना है, किस वैल्यू पे ये रोल नहीं स्किड करेगा। ओके ठीक है, तो निकालते चलो। ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा जी साइन थीटा हमारा साइन 30 यानी 1/2 हो गया, तो ऊपर तो g/2 हो गया। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया हमारा ये है क्या, सिलेंडर है, सिलेंडर को सॉलिड मान लेते हैं फिर दोबारा। सॉलिड मानेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 + 1 हो जाएगा, 1/2 + 1 मतलब 3/2 हो जाएगा, तो g/3। तो एक्सेलरेशन हमारा g/3 आएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स जो फ्रिक्शन का होगा, और उसके अलावा और क्या फोर्स होंगे, एक तो फोर्स आपका mg होगा, mg के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट आपका इधर बन जाएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर को बन जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, mg
साइन थीटा। उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन होगी जो ऐसे लग रही होगी, उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो इधर को लग रहा होगा, ठीक है। आप कई बच्चे बोलेंगे सर फ्रिक्शन इधर को क्यों लगेगा, तो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रिक्शन जब सिलेंडर रोल करता है तो रोलिंग में ऊपर को लगता है, ठीक है। कैसे क्यों लगता है डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा। अब यहाँ पे जो है हमारा एक्सेलेरेशन हमें पता है g/3 है, तो एक्सेलेरेशन हमारा मतलब m इंटू ए हमें पता है। अब m इंटू ए जो है फोर्स के बराबर होता है। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, mg साइन थीटा लग रहा है एक तो, और दूसरा क्या लग रहा है फ्रिक्शन। दो ही फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर देखें तो। बाकी ये तो परपेंडिकुलर है, n इधर को है, mg cos थीटा इधर को है, इसका कंपोनेंट इधर को आएगा नहीं कोई भी। तो दोनों दो ही फोर्स है यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स कितना हुआ ये mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, इतना फोर्स लग रहा है और इतना हमारा एक्सेलेरेशन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ गया ये ma, a हमें पता है, a हमें g/3 दिया हुआ है, तो mg/3 इक्वल टू mg साइन थीटा हो गया mg/2, साइन थीटा 1/2 हो गया माइनस फ्रिक्शन। तो हमें फ्रिक्शन निकालना था यहाँ से, हाँ हमें फ्रिक्शन निकालना था, फ्रिक्शन निकाल लेंगे। अच्छा कई बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर फ्रिक्शन फोर्स क्या हम सीधा म्यू एन नहीं कर सकते, एन हमें पता है एन हमारा mg cos थीटा के बराबर होगा, तो क्या म्यू एन कर सकते हैं, सोच के बताना एक बार, मैं तब तक वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो f हमारा आ जाएगा यहाँ पे mg/2 माइनस mg/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम 6 आ जाएगा और ये 3 - 2 तो mg/6 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है, mg दिया हुआ है हमें, हाँ m हमें 10 दिया हुआ है, g हमें 9.8 दिया हुआ है और अपॉन में 6, तो 98/6 आ रहा है। 98/6 को सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6, फिर आएगा 38, 6 छके 36, फिर आएगा 20, 6 18, फिर आएगा 20, तो लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना न्यूटन। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है इतना न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो वो लगा सकते हैं म्यू एन वाला, म्यू एन लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर, लगा के देखना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि म्यू एन जो होता है फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। फ्रिक्शन आपको पता है फ्रिक्शन 0 से म्यू एन तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कैसा होता है, स्टैटिक, यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो रेस्ट में होता है, तो ये रेस्ट में है, तो कोई चीज़ जब रेस्ट में होती है उसमें फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से म्यू एन कुछ भी हो सकती है, आपने पढ़ा होगा ये। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 से म्यू एन कुछ भी हो सकती है, तो हम म्यू एन नहीं ले सकते, हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे हमेशा, हमें हमेशा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी कांट टेक एज म्यू एन, ठीक है। चलो एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन हमारा g/3 तो करेक्ट होगा, पीछे भी निकाल चुके हैं क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा एक्सेलेरेशन सॉरी m इंटू ए जो है फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स हमारा आ रहा है mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो mg/3 इक्वल टू mg/2 माइनस फ्रिक्शन किया, mg/2 3 वहाँ ले गए, 3 में से 2 गया 1, mg/6 आना चाहिए, करेक्ट है। m की वैल्यू 10 दी हुई है, करेक्ट है। g का वैल्यू ये है 98/6 आ रहा है फाइनली। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, फिर 38 आएगा, 6 छके 36, 20 आएगा, 6 तियां 18, 16.3 न्यूटन हमारा वैल्यू आएगा ऑफ द फ्रिक्शन का, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू सही आ गया। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द रोलिंग, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा यहाँ पे, रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क कितना होता है नहीं पता, 0 वर्क डन होता है, पहले भी किया था हमने, किया था नहीं किया था भाई, फ्रिक्शन का वर्क डन 0, पहले मैंने इस वीडियो में बताया आपको, पहले पिछली वीडियो में तो बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग भाई। फ्रिक्शन जो होता है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट रेस्ट पे होता है, पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो अगर फोर्स जो है डिस्प्ले, हमने क्या बोला था, हमने बोला था फोर्स अगर मान लो लग रहा है किसी चीज पे और वर्क डन 0 है, तो वर्क डन 0 हो सकता है, कब हो सकता है, अगर हमारा तो फोर्स 0, तो फोर्स तो 0 नहीं है, फोर्स तो आ रहा है यहाँ पे, या तो फोर्स 0 हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर एंगल 90 हो, एफ cos थीटा होता है ना, एंगल 90 हो तब भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट तो हमेशा रेस्ट पे है, क्योंकि रोलिंग में रेस्ट पे होता है पॉइंट, तो वो रेस्ट पे है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0, तो बी का आंसर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का आंसर हमारा 0 आ गया, पहले का आंसर हमारा ये आ गया। आगे करते हैं, तीसरा पार्ट क्या है, इफ द थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द थीटा इज इंक्रीज, अगर हम थीटा को इंक्रीज करते जाएं तो किस वैल्यू पे ये जो है स्किड करने लगेगा, रोल नहीं करेगा, तो किस वैल्यू पे ये जो है स्किड करेगा, रोल नहीं करेगा, ओहो स्किड करेगा, रोल नहीं करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कहां तक रोलिंग पॉसिबल है, कहां तक रोलिंग पॉसिबल है, हमें निकालना है कि रोलिंग कब तक पॉसिबल है, तो करें इसको, चलिए ओहो यहाँ पे ऐड कर दिया ना पेज, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमें निकालना है कि रोलिंग कहाँ तक पॉसिबल है, तो थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि कैसे कैसे रोलिंग को निकालूंगा मैं, रोलिंग कहाँ तक पॉसिबल है।
मान लो मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है मेरे को, रोलिंग क्यों नहीं हो रही मेरी। अगर मैंने एंगल को बढ़ाया तो कह रहे रोलिंग नहीं होगी कुछ, उसके बाद वो स्किड करना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होगा, देखते हैं। फोर्स यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, ये हमारा mg cos थीटा था और ये हमारा mg sin थीटा था और ये हमारा फ्रिक्शन था। ठीक है जी, ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, ओके। अच्छा अब यहां पे देखिए जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो फोर्स मैं अगर एक्सेलरेशन निकालूं बॉडी का तो फोर्स बाय मास होता है। अब फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, फोर्स mg sin थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, ओके जनाब, अपॉन में मास कर लेते हैं, तो ये एक्सेलरेशन आया। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा इसका तो उस पर टॉर्क देखते हैं, टॉर्क कितना लग रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है टॉर्क बाय इनर्शिया, पहले कर चुके काफी बार। तो इसके अबाउट में देखूं तो ये वाला फोर्स का टॉर्क जीरो है, इसका भी टॉर्क जीरो है, इसका भी जीरो है, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा, फ्रिक्शन इसको टॉर्क देगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इसकी रेडियस के बराबर होगा, तो टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर और ये हो गया I, तो ये इसका अल्फा आया। ये क्या आया इसका अल्फा, ठीक है जनाब, ओके 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 ओके। अब देखिए यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन है, अगर हमारा रोलिंग होना है तो रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए, A इक्वल टू एल्फा आर होना चाहिए। A क्या होना चाहिए, एल्फा आर होना चाहिए। तो A हमारा एल्फा आर होना चाहिए, ओके। तो A एल्फा आर मतलब A इक्वल टू, आपने पढ़ा ना V इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो V इक्वल टू ओमेगा आर को डिफरेंशिएट करके A इक्वल टू एल्फा आर आ जाता है। तो रोलिंग के लिए कंडीशन होनी चाहिए A का वैल्यू पुट करते हैं, A का वैल्यू पुट करेंगे तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन आएगी वैल्यू अपॉन में मास, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो F आर अपॉन में I इंटू आर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर है हमारे पे, सिलेंडर का ध्यान रखना है, सिलेंडर है तो इनर्शिया में पता है, ठीक है, ओके। सिलेंडर का इनर्शिया पुट कर देते हैं यहाँ पे। सिलेंडर का इनर्शिया अगर हम पुट करें, या पहले चलो मैं पूरा एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेता हूँ ताकि आपको हर जगह काम आ जाए वो, कि हम रोलिंग किस केस में मानेंगे किस केस में नहीं मानेंगे। तो जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, इसको मानते हैं कि I है ये हमारा, इनर्शिया में नहीं मालूम कितना है, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है यहाँ से, फ्रिक्शन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू आ रहा है एफ आर स्क्वायर अपॉन में I इंटू मास, ये आ रहा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर मैं निकालूं, फ्रिक्शन को यहाँ लिया हूं तो ये F आ जाएगा और ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा F आ जाएगा, तो F में 1 आ जाएगा कॉमन और ऊपर आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन में I, ये फ्रिक्शन आ गया, सॉरी फ्रिक्शन के साथ आ गया। और इधर इधर क्या बचा था, mg sin थीटा, ये आया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे mg sin थीटा अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में I, ये आ रही है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ रही है। अच्छा अब क्या हर एंगल पे रोलिंग होगा, हर एंगल पे रोलिंग होगा क्या, तो कैसे पता लगाएंगे हर एंगल पे रोलिंग होगा या नहीं होगा। देखो फ्रिक्शन की वैल्यू ये आई है। अब आपको पता है जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू, अभी मैं डिस्कस किया था। जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 से कहां तक वेरी कर सकती है, म्यू इंटू एन तक वेरी कर सकती है। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो सकती है ये वाली वैल्यू म्यू एन तक वेरी कर सकती है। एन कितना है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होगा, ये दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि बॉडी जो है आपकी वो ऐसे आ रही है, ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, दोनों फोर्स बैलेंस है आपस में। तो एन हमारा mg cos थीटा, यहाँ पे एन कितना है mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन कितना है मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करूं, F मैक्सिमम कितना होना चाहिए हमारा, दिस इंप्लाइज दैट फ्रिक्शन मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एन विच इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो ये भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यानी जो आपका ये फ्रिक्शन की वैल्यू I है ये इससे कम होनी चाहिए। भाई ये जो वैल्यू I आपने सॉल्व करके निकाली है यहाँ पे कि ऐसे में रोलिंग होगी, तो ये इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, इससे तो कम ही होगी हमेशा। तो ये वाला जो फ्रिक्शन आया आपका F शुड बी लेस देन इक्वल टू F मैक्स, F शुड बी लेस देन इक्वल टू F मैक्स। तो F कितना है हमारा, F हमारा है mg sin थीटा, अगले पेज पे कर लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, सॉरी। mg sin थीटा mg sin थीटा अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में I, ये ठीक आया था हमारा, कुछ गड़बड़ तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि उल्टा सा दिख रहा है मुझे ये, क्योंकि वैसे हमारा जब A निकालते हैं हम तो उल्टा आता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हो भी सकता है आ रहा हो क्योंकि हम तो A निकालते हैं, यहाँ पे हमने F निकाला है, कोई बात नहीं, हो भी सकता है, चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। ये हमारा कहाँ से आया था, A हमारा आया था mg sin थीटा माइनस एफ बाई एम से, mg sin थीटा माइनस एफ बाई एम को हमने लिखा था A इक्वल टू एल्फा आर, तो यहाँ पे ये आया, फिर हमने ये किया तो ऊपर जो है m आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है, और जब डिवाइड किया हमने तो एम आर स्क्वायर बाई आई आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा कोई बात नहीं।
चलिए, तो जनाब ये हमारा फ्रिक्शन जो है लेस देन होना चाहिए म्यू एन से। म्यू एन मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा से। एन का वैल्यू इतना था, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हमारा आ रहा है कि जो टेन थीटा है शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में आई। 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में आई। तो टेन थीटा की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। तो टेन थीटा जब इससे कम होगा तभी क्या होगा, तभी रोलिंग हो सकती है, अदरवाइज रोलिंग नहीं होगी। तो रोलिंग ऐसे नहीं होता हमेशा हर केस में हो जाए, उसके लिए डिपेंड करती है, कुछ कंडीशन डिपेंड करती है। हालांकि आपके स्कूल में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते वो लोग कि आपको चेक करना पड़े कंडीशन, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्पेशली जेई की, नीट में भी जाते हैं इतने कॉम्प्लेक्स, जेई में भी एडवांस में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे चीज होती है, कई बार आपको चेक करना पड़ता है कि रोलिंग हो भी रही है, नहीं हो रही, स्लाइडिंग तो नहीं हो रही कहीं, तो आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन लोगों ने भी शायद ऐसे कुछ लिखा था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो आंसर दिया होता है यहाँ पे ऐसे कुछ, अच्छा इन्होंने वैल्यू पुट कर दिया आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आई हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का वैल्यू कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो एम आर स्क्वायर अपॉन में एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया ये, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा ऊपर जाके, 1 प्लस 2 मतलब 3 हो गया। तो ये आ गया म्यू इंटू 3 म्यू इज लेस देन टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है 3 म्यू से कम होना चाहिए। इनका क्या रहा था, इन्होंने भी निकाला था 1/3 टेन थीटा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी है हमने, कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने। साइन थीटा यहीं पे आएगा ना, टेन थीटा यहाँ पे आया, ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, म्यू यहाँ गया, ओके। ये क्या आया 3 म्यू टेन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 म्यू आ रहा है हमारा। 3 म्यू तो नहीं आएगा क्योंकि 3 म्यू का मतलब तो हो गया 1 से ज्यादा हो गया काफी। लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस अगेन। मेरे को वहां पे डाउट लग रहा है, वहां पे हमने गड़बड़ तो नहीं किया। एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं शुरू से बिल्कुल। एन जो है हमारा, आप भी चेक करो, कई बार ऐसा होता है पेपर में आंसर गलत आया था ना, हमें चेक करना पड़ता है, तो एक बार चेक करो, देखो क्या क्वेश्चन है। तो हमारा जो ए आया था वो आया था एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास, ओके। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास, टॉर्क आया था एफ इंटू आर अपॉन में आई, फिर आपने लिखा ए इक्वल टू एल्फा आर। ए का वैल्यू आपने एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन में ये किया था, ए इक्वल टू एल्फा आर ये किया था। यहाँ से जब आपने सॉल्व किया था तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, मास यहाँ चला गया तो एफ आर स्क्वायर अपॉन में मास, आई आ गया था यहाँ पे, ठीक है, एफ यहाँ आ गया तो ये 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में आई आया, तो एम जी साइन थीटा अपॉन में 1 बाय एम आर स्क्वायर अपॉन में आई आया। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था कि एम जी साइन थीटा अपॉन में जो एफ है ये लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा के होना चाहिए, एम जी कॉस थीटा के होना चाहिए, सही है। तो हमारा ये लेस देन कॉस थीटा होना चाहिए। फिर हमारा आ गया टेन थीटा शुड बी लेस देन म्यू इंटू 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में आई। आई का वैल्यू क्या है, ये हमारा सिलेंडर ही है ना, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वैल्यू होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो इसका वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 पुट किया होगा तो आपका जो टेन थीटा आ रहा है दैट शुड बी लेस देन 3 म्यू। टेन थीटा लेस देन 3 म्यू आ रहा है, इनका कितना आ रहा है, इनका आ रहा है म्यू बाय 3, उल्टा आ रहा है, नहीं सही तो आ रहा है, अरे सही तो है भाई, टेन थीटा इक्वल टू 3 म्यू है ना, वही तो आ रहा है। चलिए मैं भी बोलूँगी क्या गलती कर दी, सही तो करा हमने पूरा। तो हमारा टेन थीटा जो है 3 म्यू आ रहा है, देखो कभी 3 म्यू आ रहा है, तो टेन थीटा का वैल्यू जो है 0.75 आया। और 0.75 जो होता है हमने कई बार डिस्कस किया, 3/4 वाला ट्रायंगल जो होता है हमारा, वो वाला ट्रायंगल बन जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा भाई। मैं क्वेश्चन को रट के नहीं आता घर से जो होते हैं टीचर प्रैक्टिस करके आते हैं, रट के आते हैं, वो करके आते हैं, तो मैं क्वेश्चन पे जब देख के आता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन ये नहीं देख के आता कि मैं पूरा रट के आ रहा हूँ कि सामने पर्चा लगा के रखा हुआ है कोई ऐसा कि देख रहा हूँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए गलत हो जाता है कई बार क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं सर आपने गलत कर दिया। 1-2 क्वेश्चन में सर ने बच्चों ने मेरे को बताया कि सर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, वहाँ पे 223 आना था शायद 323 लिख दिया मैंने एक जगह पे। तो हो जाता है भाई, क्योंकि मैं यहीं पे करता हूँ आपके सामने क्वेश्चन, और मैं इसलिए करता हूँ जानबूझ के बेसिक से कि आपको भी क्लियर हो। क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे, उसका रीजन यही तो होता है कि टीचर आता है, टीचर उसको याद होता है पूरा, फटफट बोलता है ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, हो गया आंसर। अब बच्चे सोचते हैं क्यों करेंगे, मेरे को सपना आ रहा है कि ऐसे करेंगे। तो मैं आपके सामने बिल्कुल बेसिक से करता हूँ कि देखो ये सोचो फिर ये सोचो, अगर ऐसा दिया तो ये सोच सकते हैं, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि बेसिक से बिल्कुल आपको करके बताऊँ, ठीक है। तो हमारा आंसर बेसिक से करते हैं हम लोग, राइट। चलिए तो ये भी डन है, ओके। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये क्वेश्चन ईजी है, जल्दी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, ये घूम रही है, रोटेटिंग कर रही है, रोलिंग नहीं कर रही, केवल रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस पे घूम रही है बस, विदाउट एनी ट्रांसलेशन पुल, दिखा भी हुआ है यहाँ पे, ट्रांसलेशन मोशन नहीं, केवल घूम रही है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल पे घूम रही है, रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर।
तो आपको बताना है व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए बी सी। इन पॉइंट की स्पीड क्या होगी, ए की क्या होगी, बी की क्या होगी और सी की क्या होगी, स्पीड बतानी है आपको। ठीक है, ये आसान है। तो अगर डिस्क रोल कर रही है हमारी तो यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी, आपको ओमेगा पता है, इसकी स्पीड यहाँ पे नहीं होगी, इधर को होगी, इधर को। आपको ओमेगा पता है क्योंकि ओमेगा हमारा इधर को है ना, ओमेगा नॉट हमारा जो ओमेगा है वो इधर को है। ठीक है, तो इसकी स्पीड भी इधर को होगी। कितनी होगी इसकी स्पीड, क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू डिस्टेंस, ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ पे आर हो जाएगा डिस्टेंस, तो इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगी। किसकी, पॉइंट ए की। ऐसी पॉइंट बी की वेलोसिटी भी यही हो जाएगी सेम, बस इधर को होगी डायरेक्शन, तो वी बी जो होगा वो भी ओमेगा आर हो जाएगा, डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। ओके, ये तो हमारी आ गई ए बी की। सी पॉइंट कहाँ पे, सी पॉइंट यहाँ पे आर बाय 2 पे, तो इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे देखोगे तो ओमेगा तो ए भी यही है, तो हमारी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे वी सी विल बी ओमेगा इंटू आर बाय 2, बस हो गया। ठीक है, तीनों पॉइंट की स्पीड आ गई। तो ये आसान है। अगर ये रोलिंग कर रहा होता तब प्रॉब्लम होती, रोलिंग कर रहा होता फिर क्या होता, फिर यहाँ पे जो स्पीड होती है आपकी सारे पॉइंट की स्पीड में v और ऐड हो जाता, मतलब ये v होती है स्पीड सबकी और साथ में ओमेगा आर भी होते हैं। तो यहाँ पे जो v है वो इधर को है और ओमेगा आर आपका इस केस में इधर को है, तो इसकी स्पीड हो जाती है v प्लस ओमेगा आर। और अगर रोलिंग कर रहा है तो v और ओमेगा आर बराबर होते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो इसकी स्पीड 2v हो जाएगी, है ना। इस पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी, 2v या फिर 2 ओमेगा लिख सकते हो स्पीड। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे v इधर को है, ओमेगा आर इधर को है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, v माइनस ओमेगा आर, दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगी, v माइनस ओमेगा आर 0। आपको पता है जब रोलिंग करता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की स्पीड कितनी होती है, 0 होती है, तो इसलिए 0 होगी यहाँ पे। अच्छा, अगर इस वाले पॉइंट की पूछता तो यहाँ पे कितना होता, v तो इसका v रहता और ये ओमेगा आर बाय 2 होता, मतलब ये वाला, तो ये स्पीड v बाय 2 है क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर है ना, तो ये v बाय 2 है, तो v बाय 2 प्लस v ऐड करेंगे तो 3v बाय 2 आएगी, तो इसकी स्पीड 3v बाय 2 आती है। ठीक है, अगर ये रोलिंग भी कर रहा होता तो, लेकिन यहाँ पे रोलिंग नहीं कर रहा, अपनी जगह पे घूम रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, ये इसका आंसर है। ठीक है, और डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी किधर को होगा, तो इसका इसने बोला कि ax की डायरेक्शन में होगा, या bx की डायरेक्शन में होगा और ये ax से पैरेलल होगा। ठीक है जी जनाब, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, अ सॉलिड डिस्क एंड द रिंग बोथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉलिड डिस्क एंड द रिंग। भाई ये अप्लाइड वाले क्वेश्चन है ना, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। जो क्वेश्चन है ये अप्लाइड वाले हैं, हमने जो बेसिक क्वेश्चन थे वो पहले कर लिए थे, तो अप्लाइड वाले क्वेश्चन है। और सॉलिड डिस्क एंड द रिंग बोथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल साइमल्टेनियसली विद द, ये जो है रखे गए हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया इनको। इनकी इनिशियल स्पीड थी ओमेगा, कितनी थी ओमेगा 10 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इनको इनिशियली ओमेगा देखिए, मतलब घुमा के और रख दिया, तो इनमें ओमेगा है, केवल v नहीं है, केवल ओमेगा है, v नहीं दिया हुआ यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट रोलिंग अर्लियर, तो इनमें से कौन सा जो है पहले रोल करना शुरू करेगा। एक सॉलिड डिस्क है ये और एक रिंग है, कौन सा जो है पहले से रोलिंग करेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। तो रोलिंग करने के लिए कंडीशन क्या होती है, रोलिंग करने के लिए आपको पता है कंडीशन होती है हमारी कि v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए, यहाँ पे है ना, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा आर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे v तो 0 है, v तो है ही नहीं, यहाँ पे तो ओमेगा है केवल, तो ये क्या होगा, केवल घूमेगा ऐसे। जब ये घूमेगा तो क्या होगा, इस वाला पॉइंट जो होगा ना ये पीछे को मूव करेगा, पीछे को मतलब रगड़ेगा, ये सरफेस पे ये फ्रिक्शन करेगा एक तरह का, तो उसे फ्रिक्शन लगेगा आगे को, किधर को लगेगा फ्रिक्शन, आगे को, फ्रिक्शन आगे को लगेगा क्योंकि पीछे को जा रही है बॉडी, तो फ्रिक्शन आगे को लगेगा, ऐसे रगड़ रही है ना पीछे को, तो आगे को लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शन क्या करेगा इसको, ये इसको जब इधर को फोर्स लगेगा तो इधर को एक्सेलरेशन होगा, इधर को एक्सेलरेशन होगा तो इधर को वेलोसिटी आनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें क्या होगी, इधर को वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी। अभी वेलोसिटी 0 है, लेकिन फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी। तो अभी वेलोसिटी 0 है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओमेगा क्या है आपकी, ओमेगा जो है ये ऐसे लग रही है, और फ्रिक्शन जो है इस पर अगर टॉर्क देखें फ्रिक्शन का, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, तो कैसा टॉर्क लगेगा, ओमेगा की डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट। वीडियो रुक के बताना एक बार कैसा लग रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क इज अपोजिट, इधर को लग रहा है। अगर मैं इसके अबाउट देखूं तो फ्रिक्शन इधर को टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ओमेगा क्या होगा हमारा, घटेगा। तो ओमेगा घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाएगी v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, वहां पे प्योर रोलिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी तो v 0 है, तो v 0 से बढ़ के कुछ होगा, ओमेगा यहां से घट के कुछ होगा, कहीं पे v इक्वल टू ओमेगा आर वाली कंडीशन आ जाएगी, वहां पे हमारी प्योर रोलिंग होगी। तो कंडीशन कैसे निकालेंगे, तो कंडीशन निकालने के लिए या तो v इक्वल टू ओमेगा आर बोल लो या a इक्वल टू अल्फा आर बोल लो, कुछ भी एक ही बात है ना। अच्छा, v इक्वल टू ओमेगा आर से निकालते, चलो v इक्वल टू ओमेगा आर अगर हम कंडीशन देखें तो v कितना होगा हमारा, v हमारा होगा u प्लस ए टी। मान लो t टाइम बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, उसने बोला कितने टाइम बाद रोलिंग करेगा,
तो हम मान लो टी टाइम की बात करते हैं तो ये होगा, तो यू तो जीरो हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन बाय मास, एक्सेलरेशन सॉरी फोर्स बाय मास होता है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन बाय मास हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पे, क्या फ्रिक्शन फोर्स को म्यू एन ले सकता हूं, म्यू एन ले सकता हूं, या जीरो से म्यू एन की वैल्यू होगी, क्या होगी, ये म्यू एन होगी, आंसर इज म्यू एन। क्यों म्यू एन होगी भाई, म्यू एन कब होती है, जब कोई चीज अगर मान लो कोई चीज रुकी हुई है तो उसमें फ्रिक्शन जीरो से म्यू एन हो सकता है कुछ भी, लेकिन अगर कोई चीज रगड़ रही है, चल रही है, तो वैल्यू क्या होती है, म्यू एन होती है ना। अगर कोई चीज मूव कर रही है, अगर आपका फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो म्यू एन तो होगा। तो यहाँ पे चीज तो वो कर रही है ना, मतलब इसके ऊपर सरफेस पे रगड़ रही है ना, रुकी हुई थोड़ी है, इसकी स्पीड जीरो थोड़ी है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम वाला होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वैल्यू होगी म्यू एन। तो म्यू एन होगी, एन कितना होगा यहाँ पे, एम जी नीचे है, एन ऊपर है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी, तो म्यू एन, ठीक है। पूरा लिखना चाहो तो म्यू एन लिखना, म्यू एन के बाद म्यू एम जी लिखेंगे अपॉन में एम, तो म्यू जी हो जाएगा फ्रिक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन। तो म्यू जी आ गया एक्सेलरेशन हमारा, म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.2 और जी का वैल्यू 9.8 ले सकते हो। तो अभी मैं वैल्यू पुट नहीं करता, अभी ऐसे लिख देता हूँ, ए का वैल्यू आ गया म्यू जी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी जो होगी किसी भी टाइम पे वो इतनी होगी। तो हमने वेलोसिटी निकाली, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी जीरो इतनी होगी, टी इक्वल टू जीरो पे जीरो होगी, और फिर ये टी इक्वल टू टी पे इतनी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ओमेगा कितना होगा। तो ओमेगा निकालने के लिए हमें अल्फा चाहिए, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें ओमेगा भी चाहिए किसी भी टाइम पे, ओमेगा कितना होगा। तो ओमेगा नॉट हमें मालूम है 10 पाई है, और अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा तो दिया हुआ है, अल्फा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी अल्फा निकालेंगे अगर, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा हमारा हो जाएगा जैसे फोर्स बाय मास था वो जाएगा टॉर्क बाय मास, टॉर्क बाय, मैं टॉर्क लिख दूं पहले, टॉर्क बाय मास, टॉर्क बाय मास नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा आई, क्योंकि ये रोलिंग हो रहा है ना, तो रोलिंग में मास की जगह पे आई आता है, टॉर्क आया। अब टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कौन लगाएगा यहाँ पे, इसके अबाउट अगर हम देखें तो टॉर्क कौन लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क लगाएगा। कैसा टॉर्क लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा आर, तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू रेडियस। और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई तो निकालना पड़ेगा, वैल्यू हमें अलग अलग दो वैल्यू दी हुई है, तो देख लेंगे जो भी आएगा। तो ये हमारा अल्फा आया, अल्फा को यहाँ पुट कर देते हैं, एफ आर अपॉन में आई, तो ये भाई हमारा आ गया ओमेगा किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो ओमेगा भी आ गया, वी भी आ गया। अब फॉर रोलिंग कंडीशन, फॉर रोलिंग फॉर रोलिंग क्या होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो v इक्वल टू ओमेगा आपको पता है रोलिंग के लिए, तो v कितना होगा हमारा, म्यू जी टी इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा मतलब इसको r से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 पाई इंटू आर माइनस एफ आर स्क्वायर अपॉन में i इंटू टी। तो ये आया भाई t। अब ऐसा t निकाल लो सॉल्व करके, t का वैल्यू कितना आएगा, t का वैल्यू कितना आएगा, t का वैल्यू कितना आएगा, ये आई थी इक्वेशन, म्यू जी टी इक्वल टू 10 पाई आर माइनस एफ आर स्क्वायर अपॉन में आई इंटू टी, ये आई है भाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी को याद आते हैं, टी निकाला ना, टी को एक तरफ ले आते हैं, टी इक्वल टू, टी क्या आ गया, म्यू जी प्लस एफ आर स्क्वायर अपॉन में आई इक्वल टू 10 पाई आर, ये आया, ठीक है जनाब, ठीक है। तो टी हमारा आ गया 10 पाई आर अपॉन में म्यू जी प्लस फ्रिक्शन, ठीक है लिखा हमने, एफ क्या था, फ्रिक्शन था, ये फ्रिक्शन की वैल्यू पुट नहीं करी थी हमने, अच्छा यहाँ वैल्यू पुट नहीं करी फ्रिक्शन की हमने, वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो म्यू एम जी होगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी पुट कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो यह आया एफ आर स्क्वायर अपॉन में आई, ठीक है। तो टी इक्वल टू 10 पाई आर डिवाइड बाय म्यू जी प्लस एफ आर स्क्वायर अपॉन में आई आया। इसको सॉल्व करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमें पता है, तो ये हो जाएगा 10 पाई आर अपॉन में म्यू जी प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू भी म्यू कितनी है फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू इंटू एन, एन था हमारा एम जी, तो म्यू एम जी आएगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आई, ठीक है। ये आ गया पूरा सॉल्व करके। नाउ हम पे दो केस हैं, एक केस है हमारे पास कि सॉलिड डिस्क है और एक रिंग है, डिस्क और रिंग। तो डिस्क का इनर्शिया होता है हमारा
तो यहाँ पे इनर्शिया आएगा ना, तो इनर्शिया दोनों का अलग अलग होगा। डिस्क का हो जाएगा mr²/2 और रिंग का होगा mr²। तो दोनों केस में आंसर अलग अलग आएंगे। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, पहले मान लो मैं डिस्क का निकालता हूँ पहले, तो डिस्क के केस में कितना आएगा वैल्यू? डिस्क के केस में वैल्यू आ जाएगा डिस्क के केस में वैल्यू आ जाएगा T=10πr/μg प्लस आई की जगह पुट करूंगा मैं कितना? mr²/2। तो कितना हो जाएगा ये mr², देखो कितना हो गया μg, ये वैल्यू देखो μ×g है प्लस mr² है, ठीक है। मैं r को यहाँ लिया है साथ में m के साथ में, और i कितना है हमारा डिस्क के लिए? i है mr²/2। तो ये कट जाएगा यहाँ से, 2 से mr² से mr² कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे। तो ये μg प्लस μg/2 आया, तो 3μg/t आ गया, 3μg/2 आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 20πr हो जाएगा। तो भाई ये वैल्यू आ रही है टाइम की, इसके लिए, किसके लिए? डिस्क के लिए। अगर हम रिंग के लिए निकालते हैं टाइम, तो रिंग में क्या होता है? यहाँ पे रिंग में यहाँ पे mr² आता, mr² आता, तो mr² से mr² कट जाता, तो यहाँ μg बचता, ये भी μg होता, तो ये क्या था? 10πr/μg प्लस μg मतलब 2μg आ जाता। ये आ रहा है भाई टाइम। तो यहाँ पे πr तो सेम है, μg सेम, आप चाहो तो टाइम भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 20/3 आ रहा है, यहाँ पे 10/2 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है, 5πr/μg आ रहा है, और ये आ रहा है 6.6। अगर 20 को 3 से डिवाइड करें 6.6, तो डिस्क का टाइम ज्यादा आ रहा है, डिस्क का ज्यादा आ रहा है, रिंग का कम आ रहा है। यानी कि यहां से प्रूव हो रहा है कि डिस्क जो है ज्यादा टाइम लेगी, यानी रिंग पहले रोल करेगी, रिंग पहले रोल करेगी। अगर हमने कैलकुलेशन ठीक की है तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। क्वेश्चन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर वो है निकालना इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए ये क्लियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि मैं आपको समझा पाऊं कि हमें करना कैसे, अप्रोच कैसे लेनी है। कोई भी अगर नया क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्रोच लगाना, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना है। तो आंसर यहां पे आया इनका आर ओमेगा, इन्होंने ओमेगा नॉट की फॉर्म में छोड़ दिया, आर ओमेगा नॉट 3μ ओमेगा नॉट आर, और ये तो बोले डिस्क विल रोल अर्लियर, डिस्क विल रोल अर्लियर आ रहा है। ओके, लेट अस सी डिस्क का केस, डिस्क विल रोल अर्लियर। डिस्क की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी? mr²/2 आ रही थी। हो डिस्क विल रोल अर्लियर, ऐसे क्यों बोल रही है? अच्छा, ओहो गड़बड़ी। यहाँ पे जब 2 आया था, 2 यहाँ चला जाएगा तो 3 हो जाएगा ना। ये 2 अपॉन में था ना, ये इसके अपॉन में 2 है भाई, ये 2 यहाँ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ओहो, तो ये 2 यहाँ जाएगा तो 3μg, ये 10/3μg आएगा, ये 10/3μg। अच्छा 10π क्या था हमारा? ओमेगा था, तो आंसर क्या आएगा? अगर ओमेगा की फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा आर, क्योंकि 10π आपका ओमेगा था, ओमेगा r/3μg आ रहा है ये वाला। और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा था 10π, मतलब इसको ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा r/2μg। तो ये आ रहा है ओमेगा r/2μg, और ये 3μg, यही आ रहा है इनका, डिस्क का 3μg आ रहा है और इसका 2μg आ रहा है, ओमेगा r। तो ओमेगा r/2μg और ओमेगा r/3μg आ रहा है, ठीक है। डिस्क के लिए 3 आ रहा है, तो डिस्क के लिए हमारा 3 आ रहा है, तो ये टाइम कम आ रहा है, यानी अगर हम डिस्क का देखें टाइम तो ये कम है, ठीक है। डिस्क के लिए बाय 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी 0.3 हो जाएगा। अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो 0.3 आ जाएगा, और उस 1/2 करूंगा तो 0.5 आएगा। तो ये टाइम ज्यादा है, तो रिंग को ज्यादा टाइम लगेगा रोलिंग करने के। तो रिंग जो है बाद में रोलिंग करना शुरू करेगी, डिस्क जो है पहले से ही रोलिंग करना शुरू कर देगी, ठीक है जनाब। तो इन्होंने भी यही लगाया तरीका लगभग, हाँ इन्होंने भी लिया, v लिया है, फिर एक्सेलरेशन लिया है और उसको सॉल्व करके सॉल्व किया है, और यहां से फिर टाइम निकाला है। तो इन्होंने बोला कि डिस्क जो है हमारी पहले से रोल करेगी। तो आई होप भाई आपको इन क्वेश्चन को करके रोलिंग वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि रोलिंग थोड़ा सा टफ टॉपिक है ऑब्वियसली। तो एक बार दोबारा से आप लोग वीडियो को देखना, पॉज करके क्वेश्चन को सारे को सॉल्व करना, तो भाई आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ढंग से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है जनाब। चलिए, तो अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में बाकी कंसेप्ट के साथ। तो भाई जिन्होंने बाकी वीडियो नहीं देखी है, जो बीच में फंस रहे थे, वो बाकी वीडियो भी देख लें, चाहे तो आई बटन पे जाके या फिर प्लेलिस्ट पे जाके बाकी वीडियो देख लें। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।